नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार स्पेशल में, और बिहार स्पेशल में हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का। राइट, हमने मॉडर्न हिस्ट्री का बात किया है, और इसके अलावा फिर जो है हम लोग मेडिएवल भी किया है, और अब बात करेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार है उसका। राइट, तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बिहार का इतिहास देखिए यहाँ पर है दिया हुआ है, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, इसमें पाषाण काल का बात करेंगे, हम लोग वैदिक काल का बात करेंगे, हम लोग महाजनपद काल का भी बात करेंगे कि बिहार का उसमें क्या कंडीशन था, क्या पोजीशन था, कैसा था हमारा बिहार इस टाइम पे, प्लस मौर्य एवं गुप्ता जो था वो बिहार में इनका कैसा प्रदर्शन रहा है, प्लस बौद्ध एंड जैन धर्म जो बिहार जिसकी जननी माना जाता है जिन दो धर्मों का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए दिया कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं कि किन किन स्रोतों से जो है ना ये पाया गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें बात किया गया है पुरातात्विक और साहित्यिक, इसको दो भाग में हम लोग बांट देंगे। राइट, पुरातात्विक जो है जो खुदाई के दौरान जो एक्सकेवेशंस के दौरान जो मिलता है उसको पुरातात्विक बोलते हैं, और साहित्यिक जो लिटरेचर या फिर और भी कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जो मिलता है उसको हम लोग साहित्य बोलेंगे। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में बोला जाता है पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर, पटना, सोनपुर, सारण से क्या हुआ, ताम्र पत्थर मतलब तांबा का जो है ना वस्तुएं और मृद भांड प्राप्त हुआ, मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है वो प्राप्त हुआ है ना। याद रखेंगे, पूर्व ऐतिहासिक मतलब इतिहास से पहले का, जिसको प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको बोलते हो, है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो है ना बात करेंगे तो ये सारे हमारे जो एविडेंस है वो मिला है यहाँ पे। तो इसमें देखिए मुंगेर से कुछ मिला है, प्लस चिरान जो है जो सारण डिस्ट्रिक्ट में, ये भी याद रखिए, कभी कभी पूछता है आपसे कि भाई ये जो है चिरान कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो चिरान देखो कहाँ पे पड़ता है, तो ये सारण में, यानी कि सारण बोले तो छपरा डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये प्लस चेचर जो है, ये देखो क्या था, चेचर आपका वैशाली में है ना। ये पूछ सकता है आपसे चेचर कहाँ है, वैशाली यानी कि जो हाजीपुर जिसको बोलते हो वो डिस्ट्रिक्ट है। मनेर है, मनेर आपको पटना में पड़ता है। प्लस सोनपुर जो है ये सारण बोले तो छपरा डिस्ट्रिक्ट वहाँ से पड़ता है। तो यहाँ से हमने बात किया कि ताम्र वस्तुएं और मृत भांड प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन अभिलेख जो है ये कहाँ से मिला है, अभिलेख जो एडिक्ट्स होता है मौर्यकाल में जो लिखा गया था, पत्थरों पे लिखते हैं उसको अभिलेख बोलते हैं। तो देखिए लौड़िया नंदनगढ़ है, लौड़िया आर्यराज है और रामपुरवा है, आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ था, लौड़िया नंदनगढ़ है, लौड़िया आर्यराज है और रामपुरवा है। राइट, इसके अलावा देखिए हम लोग बात करेंगे बराबर की गुफाएं जो है, बराबर की गुफाएं हुआ, राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, विक्रमशिला से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफाएं आपको जो है पता होगा कहाँ पर है, तो ये जहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के, है ना, वहाँ पे पड़ता है बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाएं जो है ना पहाड़ी के अंदर बनाया गया गुफाएं हैं। तो इसके अलावा जो है राजगीर में भी मिला है, नालंदा में भी मिला है, कुछ सोर्सेज पाटलिपुत्रा से भी प्राप्त हुआ है और विक्रमशिला से भी प्राप्त हुआ है। विक्रमशिला आपको पता होगा भागलपुर में पड़ता है ना। आगे देखिए, खुदाई से प्राप्त सिक्के हो गया, मनके एवं मूर्तियां जो है आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो यहाँ देखिए दिया है रामायण है, महाभारत हो जाएगा और पुराण हो जाएगा। रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं जो है, हम लोग अभी बात करें साहित्यिक जो कि दूसरा सोर्सेज है। राइट, तो ये जो यानी कि जो पुस्तक के माध्यम से मिलता है ना, चाहे वो ग्रंथ हो, चाहे कोई नोवेल हो, है ना, धर्म ग्रंथ हो, महाकाव्य हो, काव्य हो, पुराण हो, कुछ भी चीज़ें इस तरह का जो लिखित है उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत में हमने बांटा है। तो इसमें देखिए रामायण है, महाभारत है, पुराण है, बौद्ध रचना है जैसे अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय है, प्लस विनय पिटक भी है। राइट, ये पूछ सकता है कि जो बौद्ध रचनाएं हैं ये कौन कौन सी हैं, तो देखिए अंगुत्तर निकाय है, प्लस दीर्घ निकाय है और विनय पिटक भी है। जैन रचनाएं की बात करेंगे हम लोग तो देखो भगवती सूत्र जो है ये जैन रचना है, ये आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। और इसके अतिरिक्त योजना यात्रियों का विवरण जैसे कि मेगास्थनीज इंडिका फायान हो गया, प्लस इत्सिंग हो जाएगा, वेनसांग हो गया, के यात्रा वृत्तांत भी मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। ओके, देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है प्लस स्थानीय लेखकों के विवरण से भी प्राचीन बिहार के बहुत सारा जो है ना वो जानकारी मिला है ना। इसके अलावा देखिए ऊपर में हमने जो देखा मेगास्थनीज, ये है काफ़ी चीज़ें इनसे प्राप्त हुआ है। मेगास्थनीज जो है इंडिका लिखा था, प्लस फाइयान है चाइनीज अधिकारी था, और मेगास्थनीज जो है ये आपका यूनान का अधिकारी था, ग्रीक, ग्रीक जिसको बोलते हो जहाँ से सिकंदर यानी कि जो क्या बोलते हैं सिकंदर को, ठीक है, जो सिकंदर जो था आपको पता होगा,
उन्हीं का एक तरह से जो दूत था, एक तरह का एम्बेसडर बोलो जो भी बोलो, ये मेगास्थनीज नाम का आदमी था, जो कि मौर्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में काफ़ी अच्छा वर्णन किया है। फाहियान जो है ये कब आया था तो आपको पता होगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया, गुप्ता के काल में फाहियान है ना, ये चाइनीज का मतलब यात्री था। कित्सिंग भी चाइनीज था, और वेन सांग जो है आपको पता होगा ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तो इन सब ने अपना यात्रा वृत्तांत में कुछ कुछ लिखा है इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, हमने देखा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, और प्लस बहुत सारे स्थानीय लेखक हैं, उनके बारे में भी हमें प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग पाषाण काल है, ठीक है। तो पाषाण काल में देखिए इसमें कई भागों में बांटा गया, जैसे कि पूरा पाषाण काल हो गया, प्लस ये मध्य पाषाण काल हो गया, एंड देन आपका हो गया नव पाषाण काल हो गया, है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, प्लस ताम्र पाषाण काल। ओके, तो इन सब भागों में इनको बांटा गया। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। पूरा पाषाण में देखिए क्या है कि इस काल में मानव जो है क्या था, औखेटक और खाद्य संग्राहक था, है ना। औखेट मतलब शिकारी करता था, और फूड संग्रह करता था, ठीक है। खेती नहीं करता था, लेकिन कहीं से ला करके इकट्ठा करता था, जरूर है। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया हुआ है कि हाँ, दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुआ है, ठीक है। दक्षिण बिहार के बारे में देखा गया है कि ये दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुआ है। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व है। आगे देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में। देखिए इस काल में मानव अखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक भी था, राइट। ऊपर में हमने देखा कि सिर्फ जो मानव था वो अखेटक था और खाद्य संग्राहक था। मतलब अखेटक मतलब जो शिकारी होता है, शिकार करता है ना, हंटिंग, हंटिंग जो होती है, राइट। तो ये हंटर थे, यानी एनिमल्स जो जानवर वगैरह उनको हंट करते थे। और खाद्य संग्राहक मतलब फ्रूट्स वगैरह है, खेती नहीं करते थे, लेकिन कहीं से जो फ्रूट्स है उसको लेकर के रखते थे, है ना। प्लस पशुपालक भी थे। एंड देन फिर क्या बोला कि मानव द्वारा पहला पालतू पशु जो है ना, कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं, और ये अवशेष लगभग 40,000 से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व के हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल के बारे में, राइट। नवपाषाण काल के बारे में देखो कि इस काल में मानव जो है ना खाद्य उत्पादक हो गया था, और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था, राइट। इस काल में मानव जो था ना खाद्य उत्पादक हो गया था, और मानव जो है ना वस्तुओं में निवास करने लगा था, बस्ती में, राइट। मतलब एक कॉलोनी टाइप का बना लिया था वो लोग, एक मतलब सोशलाइजेशन हो गया था इस काल में आते आते, है ना। आगे देखिए इसमें दिया कि नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल का जो अवशेष है ना वो बिहार के मैदानी प्रांत से प्राप्त हुआ है। चिरांद, फिर देखिए यहाँ पर भी ये चीज़ है, हमने पहले भी बात किया था। चिरांद वो सारण में, वहाँ पर पाया जाता है इसका नवपाषाण काल का कुछ अवशेष है। चेचर यानी कि वैशाली भी है। मनेर जो है वो पटना में है। सनवार है वो रोहतास है ना। ये पूछ सकता है कि सनवार कहाँ है, तो रोहतास में है। मनेर कहाँ, पटना में है। चेचर वो वैशाली में है आपका, एंड चिरांद है वो सारण में है ना। पत्थर और हड्डी के औजार यहाँ से प्राप्त हुआ है। हंटिंग करने के लिए ये लोग पत्थर प्लस हड्डियों के जो है ना औजार्स वगैरह बनाते थे, ताकि उनको एनिमल्स को उससे मार सके ये लोग। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कैमूर के पहाड़ी नवादा जमुई से गुफा चित्र भी प्राप्त हुआ है ना। कैमूर की पहाड़ी नवादा और जमुई से क्या हुआ, तो गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। एंड देन ये अवशेष लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। ये अवशेष जो है ना 2500 ईस्वी पूर्व के हैं लगभग। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे कि ताम्रपाषाण काल के बारे में हम लोग देखेंगे। चिरांद है, सोनपुर है, ताराडीह है, चेचर हो जाएगा, मनेर हो गया और सनवार हो गया। आदि से क्या बोला कि ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ओके, ताम्रपाषाण में यानी कि तांबा, इस समय क्या हुआ था कि तांबा का आविष्कार हो चुका था। कॉपर जो है इसकी खोज हो चुकी थी, और लोग जो है कॉपर से हथियार वगैरह जो है वो बनाने लगे थे, उनसे टूल्स वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह बनाने लगे थे। आपको पता होगा गैस कि सबसे पहला जो है मेटल जो खोजा गया, सबसे पहला धातु जो खोजा गया वो ह्यूमैन के द्वारा जो खोजा गया है वो कॉपर ही था, है ना। उसके बाद लोहा वगैरह खोजा गया है, आयरन जिसको बोलते हैं। तो देखिए ताम्रपाषाण का बात करते हैं, यहाँ पे चिरांद है, सोनपुर है, ताराडीह हो गया, चेचर हो गया, मनेर है, सुनवार है, आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं, और ये अवशेष लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं, राइट। ये अवशेष क्या है, तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है ना। आर्यों द्वारा जो है ना स्थापित सभ्यता को क्या बोलते हैं हम लोग, तो वैदिक सभ्यता बोलते हैं। और कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता का जो है ना इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, और ये आपका पूर्व वैदिक काल यानी कि 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व हो गया, और उत्तर वैदिक काल है बोले तो 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, है ना।
पूर्व वैदिक काल है यानी कि 1500 से लेकर के आपका 1000 हो गया, और उत्तर वैदिक काल हो जाएगा ये आपका 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कि पूर्व वैदिक जो है ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था। पूर्व वैदिक प्लस ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था, राइट। तो देखिए ये जो काल है इसको आपको याद रखना, ये पूछ सकता है कभी, इसको दो भाग में जो बांटा गया है। तो देखिए 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व हो गया पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो है वो आपका उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व, राइट। तो यहाँ पे देखिए गंडक नदी का बात किया गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का विस्तार है ना गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था। गंडक नदी आपको पता होगा ये हाजीपुर में जो है ये आपका मिल जाता है गंगा नदी से, ठीक है। पहलेजा घाट है, पहलेजा घाट है, आपको जानकारी के लिए बता दो कि वहीं पे ये मिल जाती है, किससे, तो गंगा नदी से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा जो है ना शतपथ ब्राह्मण यानी कि लगभग 800 ईस्वी पूर्व की रचना में मिलती है, और इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो कि तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वार्स सबसे संबोधित किया गया है। वरा पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वरा पुराण में क्या बोलते हैं, कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। आगे देखिए इसमें बात किया गया जनपद काल के बारे में। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा बार बार इसको स्ट्रेस दो ताकि याद रहेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पूछा जाता है गाइस। तो जो चीज़ें देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा ताकि आप लोग इसको याद रखेंगे। तो वरा पुराण में देखो पूछ सकता है कि किसमें कीकट बोला गया था, वरा पुराण में कीकट बोला गया बिहार को, और इसको कीकट का मतलब होता है अपवित्र प्रदेश, है ना। और ऋग्वेद में भी बिहार को कीकट बोला गया है, एवं व्रात्य जो शब्द है उनसे भी संबोधित किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल के बारे में, ठीक है। देखिए महाजनपद काल के बारे में बात किया गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुतर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुतर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, राइट। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुतर निकाय एवं भगवती सूत्र, याद रखिए अंगुतर निकाय अभी हमने बात किया था, किस धर्म से संबंधित है बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है आपका बौद्ध धर्म से है, राइट, ठीक है। भगवती सूत्र आप लोग बताइए किस धर्म से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि महाजनपद के बारे में जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुतर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है ना विस्तार बिहार में था। कौन कौन है, तो ये देखिए वज्जी अलिश्वी यानी कि वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र था, प्लस मगध जो है यानी कि पटना गया नालंदा क्षेत्र हो गया, एंड अंग जो है यानी कि भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र हो जाएगा, है ना। क्या क्या हमने देखा, तो वज्जी है यानी कि लिच्छवी हो गया, वज्जी लिच्छवी बोले तो वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र हो जाएगा। मगध के बारे में हमने देखा पटना गया नालंदा हो जाएगा। अंग के बारे में बात करेंगे तो हम लोग भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, याद रखना है इसको। वज्जी और लिच्छवी इसको बोलते हैं, और वैशाली मुजफ्फरपुर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर है। मगध जो है ये आपका पटना गया नालंदा हो गया, और अंग यानी भागलपुर मुंगेर है। तो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे जो 16 महाजनपद है उसमें 3 महाजनपद बिहार में पाए जाते हैं। ये आपका वज्जी यानी कि लिच्छवी, मगध एंड अंग है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वज्जी संघ महाजनपद के बारे में। देखो वज्जी संघ जो है ना कितने राज्यों का संघ था, तो 8 राज्यों का था गाइस, ये भी याद रखो कितने का था, तो 8 राज्यों का था, इसलिए इनको अठक्कुल भी बोला जाता था, है ना। वज्जी लिच्छवी घातक ज्ञात्रिक विदेह उग्र भोग कुरु तथा इक्ष्वाकु, राइट। ये सारे मिलकर के जो है ना वज्जी का निर्माण किया था। इस संघ के 8 जनपद थे, और वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो था ना लिच्छवी माना जाता है, राइट। सबसे प्रसिद्ध जो था वज्जी में ये आपका लिच्छवी माना जाता है। फिर से देखिए 8 राज्यों का ये संग्रह था। कौन कौन है, तो वज्जी है, लिच्छवी है, ज्ञात्रिक है, प्लस विदेह भी है, उग्र भी है, भोग है, कुरु भी है तथा इक्ष्वाकु है। इस संघ के 8 जनपद थे, और वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो है लिच्छवी जनपद था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि लिच्छवी की राजधानी जो है ना वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना जो है ना राजा विशाल ने किया था, राइट। लिच्छवी की राजधानी जो है ना वैशाली, और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था, याद रखेंगे आज, ठीक है। लिच्छवी की राजधानी वैशाली है यानी कि जो हाजीपुर में है, और उसी के डिस्ट्रिक्ट के नाम पर अभी वैशाली नाम जो है डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा। इनका मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। हाजीपुर का केला बहुत फेमस है, आप लोग जाइएगा उस स्टेशन पर जरूर वो केला खाइएगा, राइट। चिनिया केला बोलते हैं शायद उसको,
जब भी हम लोग जाते हैं उस शाहजहाँपुर स्टेशन से गुजरते हैं तो लोग एक लकड़ी का बनाया होता है, उस पे रखते हैं वो केला को और वो बेचते हैं, राइट। तो ये जरूर आप खाइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेश जो है वह कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद है ना। लिच्छवी तो देखो सबसे प्रमुख था इसका, इसके अलावा मिथिला का विदेह भी इसमें बहुत प्रमुख था, तथा कुंड ग्राम के जो है ना ज्ञात्रिक वज्जी जो है संघ के प्रमुख जनपद थे, राइट। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसको आप याद रखेंगे कि विशाल जो है वैशाली नगर की स्थापना विशाल किया था, इन्हीं विशाल राजा के नाम पर ही वैशाली पड़ा था इसका नाम, है ना। वज्जी संघ लिस्वी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है, भी चीज़ है देखो, है ना। आपने कई बार पढ़ा होगा, ये यही है पहला गणतंत्र है, पहला रिपब्लिक बोलते हैं इसको, है ना। जहाँ पे कि जो राजा होता था उनका चुनाव होता था डेमोक्रेसी की तरह, जो है जो हेड ऑफ द स्टेट है, राइट, वो इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, इसी को हम लोग गणतंत्र बोलते हैं, रिपब्लिक का यही मीनिंग है गाइस, उसको आप याद रखिए, राइट। जैसे इंडिया जो है वो एक रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक नहीं है क्योंकि वहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। आपने देखा होगा जो महारानी विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ, ये सब जो है वही अभी उनका वंश जो है परंपरा वही चला आ रहा है, राइट। तो ये है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करेंगे क्या, मगध महाजनपद के बारे में देखेंगे कि मगध जो है राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था, राइट। मगध के आपने बारे में काफी सुना होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो एंशियंट इंडिया का जो एम्पायर था वो मगध था, और वो बिहार में ही था। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि यार बिहार कितना अच्छा था उस समय, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था जब एंशियंट इंडिया का बात करें तो। और अभी मॉडर्न इंडिया का बात करेंगे तो क्या हाल हो गया बिहार का, राइट। तो इसी को बोलते हैं यार समय, लेकिन ये हम लोगों पे है, इट इज़ अप टू अस, है ना। हम सब बिहारी का ये दायित्व है कि हम लोग फिर से उस बिहार को नंबर 1 दिलाएं जिस समय वो हुआ करती थी, है ना। मगध जैसा एम्पायर था, नालंदा जैसा पहला विश्वविद्यालय था, और यह वैशाली जैसा पहला जो है वो गणतंत्र था, और ये बिहार में था। ये हमें, हमारे लिए गर्व की बात है सब बिहारियों के लिए गाइस। तो वंस अगेन दिस इज आवर ड्रीम कि हम लोग एकदम मेहनत करें, हर लोग को हर 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 स्तर पे होना चाहिए, है ना, ताकि बिहार फिर से आई होप कि आने वाले फ्यूचर में वैसा बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें मगध की प्रारंभिक राजनीति के बारे में देखिए, गिरिराज राजगिरी था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ना। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या था, गिरिवरज या फिर राजगिरी भी बोलते हैं। तो ये पांच पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध का विस्तार जो है ना मुख्यतः पटना और गया के क्षेत्र में था, है ना। मगध का विस्तार बोले तो कहाँ पे हुआ था, पटना और गया के क्षेत्र में हुआ था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन जो है ना सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है फ्रेंड, ठीक है। मगध एवं अंग महाजनपद का जो है ना वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। इसको याद रखेंगे, पूछ देता है कि किस वेद में मिला है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। तो मगध और अंग महाजनपद का सबसे पहला वर्णन जो है ना ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। आगे देखेंगे हम लोग अंग महाजनपद के बारे में। अंग महाजनपद के बारे में देखिए, इसका विस्तार जो है ना भागलपुर में मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी जो है ना वो चंपा की थी, राइट। अंग महाजनपद का विस्तार जो है ना भागलपुर में मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। एंड अंग के जो अंतिम शासक है वो ब्रह्मदत्त को हरा कर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था, राइट। इंपॉर्टेंट है क्या जिसको देखिए, अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर में हुआ था। मेनली वो जो है ना अंग मतलब भागलपुर को बोला जाता है। इनकी राजधानी जो है ना चंपा थी, ठीक है। और इसलिए इसका भाषा जो है ना ये अंगिका होता है। अंगिका भाषा ना आपने सुना होगा, अंगिका एक लैंग्वेज है जो कि भागलपुर के एरिया में बोला जाता है। तो देखिए, अंग के अंतिम शासक जो है ना ब्रह्मदत्त को हरा कर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था, ठीक है। याद रखेंगे, ये बार बार पूछा गया है, और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अंग का जो अंतिम शासक क्या था, जैसे कई क्वेश्चन बनेगा। देखो अंतिम शासक का नाम याद रखो, ब्रह्मदत्त था, ठीक है। इसको हराकर मगध शासक जो है ना बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था हमको, राइट। तो ये हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे अब मगध का उत्कर्ष के बारे में, देखिए दिया हुआ है, और इनके राजवंश है, बहुत सारे राज हुए थे। मगध जो है इनफैक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था एंशिएंट इंडिया में, पूरे इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है कोई एम्पायर था मगध था, और उसके कई सारे वंश हुए थे, तो उसको हम लोग एक एक करके यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो मगध की स्थापना देखो बृहद्रथ ने की थी, राइट। बृहद्रथ का जो पुत्र था ना ये जरासंध था, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, राइट। मगध का जो था ना सबसे पहला जो है बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, आपको पता होगा। और स्थापना जो है ना बृहद्रथ ने किया था, याद रखेंगे। इसके अलावा हर्यक वंश है, इसके फिर आगे हर्यक वंश के बाद देखो ये दिया हुआ है, इससे सुनाग वंश होता है, ठीक है। सुनाग के बस आपका जो है नंद वंश होते हैं 344 से 321, राइट। और फिर हो गया आपका मौर्य वंश हो जाता है, ठीक है। मौर्य में इतना सारा राजा हुआ था, ये आप देख लीजिए, राइट।
देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। और इसको देखो याद रखने के लिए आप जो है ना ऐसे करके हसीना याद रखो, ठीक है। ह फॉर हरियक होता है और श फॉर होगा शिशुनाग, है ना। तो ये जो है, ओके जस्ट ए मिनट फ्रेंड। है ना, तो देखो सीना होता है यानी ह फॉर हो जाएगा आपका हरेक हो गया, स फॉर शिशुनाग हो जाएगा, नौ से जो है ना नंदा डायनेस्टी हो जाएगा, है ना। और ऐसे करके फिर देखो मौर्य डायनेस्टी हो गया, मा सुका, ठीक है। ये भी आप याद रखो, हसीना मास्को, ये बस क्रोनोलॉजी के लिए आपको एक निमोनिक्स वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा, है ना। तो हसीना मतलब ऑफ और हयक होता है, सॉफ और शिशुनाग होगा, नौ और नाग होगा, नंदा डायनेस्टी हो गया। आगे मौर्य डायनेस्टी हो गया, मौ से याद रखो मौर्य। और उसके बाद जो डायनेस्टी हुआ था उसको हम लोग शुंगा डायनेस्टी बोलते हैं, वो आपको आगे मिलेगा। प्लस कॉफ और कन्वा डायनेस्टी भी था, कन्व आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री में काम आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री में खासकर जो क्रोनोलॉजी है बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इस तरह का निमोनिक्स आप लोग कुछ भी बना सकते हो। ये मैंने सोचा था जो आपको मैंने शेयर किया है। तो देखिए फिर से हम लोग बात करते हैं अब हर एक के बारे में, एक वंश के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो हर एक जो है ना 544 से लेकर के 412 ईस्वी में इनका जो है ना राज्य रहता है। और इनकी स्थापना किसने किया था, तो बिम्बिसार ने किया था, 544 में किया था। और बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। बिम्बिसार ने विवाह का नतीजा उनको ज़्यादा फेमस बनाया था साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। और उनकी पहली पत्नी जो है ना कौशल देवी जो थी, कौशल की राजकुमारी थी, इस विवाह से उसको दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। इस विवाह से उसको दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। और उसकी दूसरी पत्नी जो है ना चेलना या फिर चेलना थी। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी, राइट। चेलना जो है लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री, याद रखेंगे। उनकी पहली पत्नी कौशल देवी जो है ना कौशल की राजकुमारी थी। और इस विवाह से उनको देश में काशी प्राप्त हुआ था, काशी यानी कि जो वाराणसी का क्षेत्र है उसको। और दूसरी जो बीवी थी उनकी चेलना, यानी कि चेलना भी बोलते हैं। और चेलना जो है लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी हमने बात की, आपको पता होगा कि जो वैशाली वगैरह का जो एरिया है वो लिच्छवी एक साम्राज्य था जिनकी राजधानी वैशाली में थी। तो वहाँ जो है उनकी जो राजकुमारी है उनसे भी इनकी दूसरी जो शादी हुई थी उन्हीं से हुई थी, जिनका नाम चलना है। तीसरी पत्नी, क्या बात है, शादी कितनी शादी कर लिया यार, बताओ, है ना। उस समय तो मौज थे लोगों का, अभी तो रूल्स बन गया कि आपको एक से ज़्यादा शादी नहीं करना। और उस समय देखो इन्होंने तीन तीन शादी कर लिया था, है ना। क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी नहीं था, राजतंत्र था, और जो राजा वो जो चाहते थे वही होता था। और इनफैक्ट ये बात तक चलता रहा था, जो राजा होते थे उनकी कई सारी पत्नियां होती थी, है ना। बहुत सारे राजाओं का देखेंगे आप, ऐसा ही था। तो देखिए तीसरी पत्नी का नाम क्षेमा है, जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी, राइट। क्षेमा जो है पंजाब की रहने वाली थी। और बिंबिसार ने अवंती के प्रशासक चंड प्रदोत के साथ मैत्री का संबंध बनाया था। अवंती के जो शासक हैं आपको पता होगा, और इनका नाम क्या था, चंड प्रदोत है। आगे देखिए बिंबिसार ने चंड प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ओके। क्या है, तो बिंबिसार ने क्या किया कि चंड प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या जो है ना 492 ईस्वी में उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। अजातशत्रु आपको पता होगा, इन्होंने कर दिया था बिंबिसार की हत्या। और बिंबिसार फिर अजातशत्रु का हत्या इनके पुत्र जो है ना वो कर दिया था, जिनका नाम था, क्या नाम था गैस, उद्दीन। हाँ उद्दीन जो है ना इसका हत्या कर दिया था, बदला सधा लिया उसने, है ना, हिसाब बराबर कर लिया कि तुम मेरे दादा को मारा मैं तुम्हें मारूंगा। तो दोनों ने एक दूसरे के बाप को मार दिया था, ठीक है। तो चलिए ये है मतलब एक दूसरे का बाप क्या, मतलब ये देखो अपने बाप को मारा था ये अजातशत्रु ने, ठीक है। और जो उद्दीन था उसका बाप अजातशत्रु था, तो उसने भी अपने बाप को मार दिया। तो देखिए आगे हम लोग बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु जो है ना 492 से 460 ईस्वी में, 492 से 460 ईस्वी में बिंबिसार के बाद हरेक वंश का शासक बना था। वास्तविक नाम जो है कुनिक था, ओके। अजातशत्रु के बारे में देखिए दिया है कि बिंबिसार के बाद हरेक वंश का शासक बना था, और उसका जो है ना वास्तविक नाम कुनिक था, याद रखेंगे, पूछता है वास्तविक नाम इसका क्या था। बिंबिसार में कौशल देवी की मृत्यु के बाद जो है कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया था, राइट। क्या हुआ कि बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के जो राजा है प्रसेनजीत है, ठीक है। प्रसेनजीत ने क्या किया कि काशी वापस ले लिया था, ओके। ठीक है, तो आगे देखिए जिसके कारण प्रसेनजीत की संघर्ष जो है अजातशत्रु से हुआ था, है ना।
क्योंकि इनको बहुत बुरा लगा कि भाई जो इनके पिता और इनका जो माता थी, इनका मृत्यु के बाद जो है प्रसेनजीत जो उनका राजा, वहाँ का राजा था, यानी कि जो काशी एरिया है, कौशल नरेश बोला जाता है प्रसेनजीत, तो उसने क्या किया, वापस ले लिया था इसको। उसके बाद दोनों में फाइट हुआ था। अंततः अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर दिया था और काशी पर अधिकार कर लिया था, है ना। बाद में अजात शत्रु का विवाह जो है प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया था। अजात शत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को भी पराजित किया था, राइट। अजात शत्रु ने क्या किया, वज्जी संघ और मल्लों दोनों को भी पराजित किया है। अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को माना। अच्छा, इसलिए लोग कंफ्यूज करते हैं इसको। देखो, ये दोनों धर्म के मानने वाले थे, यानी कि शुरू में ये जैन धर्म से प्रभावित थे और लेकिन बाद में जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया कि अजात शत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। याद रखिए, पूछ सकता है आपको कौन सा गुफा था, तो राजगिरी, यानी कि जो राजगीर है वहाँ का सप्तकर्णी गुफा है और वहीं पे प्रथम बौद्ध संगति जो है ना, फर्स्ट बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी में उद्दीन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी थी, राइट। उद्दीन या उदाईन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र यानी कि गंगा सोन एवं गंडक के संगम तट पर हस्तांतरित किया था। उद्दीन या उदाईन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र गंगा सोन एवं गंडक के तट पर जो है हस्तांतरित किया था। इसको याद रखेंगे हम लोग। उद्दीन जो है ना, उसी ने आई थिंक ये माना जाता है कि पाटलिपुत्र का नींव एक तरह से रखा था और अपनी राजधानी जो है ना राजगिरी से हटा करके पाटलिपुत्र किया था, जो कि गंगा सोन और गंडक तीनों का संगम पर स्थित है, राइट। ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक कई बार पूछा गया कि कौन ऐसा आदमी था, कौन सा बंदा था, कौन सा राजा था जिसने पहली बार राजगिरी से अपना कैपिटल को ट्रांसफर किया था और पटना ले गया था, पाटलिपुत्र ले गया था, राइट। उद्दीन के 3 पुत्र थे, इनका नाम है अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, है ना। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखेंगे, ये जो हर्यक वंश है इसका जो अंतिम शासक पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा था, तो ये है नागदशक, राइट। अब देखिए हम लोग बात करेंगे दूसरा जो है वो है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है वो आपका 412 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शिशुनाग वंश है ना 412 से लेकर के 344 ईस्वी में हुआ था और शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था, राइट। शिशुनाग ने क्या किया, वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे। देखिए, शिशुनाग वंश के बारे में दिया कि हर एक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया था और शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग के अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त जो है शिशुनाग ने वत्स कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना था और पुराणों में उसे काकवर भी कहा जाता है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा हो गया था, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना था और पुराणों में उसको काकवर भी बोलते हैं। प्लस कालाशोक के बारे में बोला जाता है कि मगध की राजधानी जो है पुनः पाटलिपुत्रा ले गया था। कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, राइट। कालाशोक ने देखो 383 ईस्वी किया हुआ था, द्वितीय जो बौद्ध संगति है वहां पे किया था, वैशाली में आयोजन करवाया था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन था, याद रखेंगे इस चीज को, नंदीवर्धन है वो इसका अंतिम शासक था। एंड देखिए आगे जो दिया है वो आपका नंद वंश के बारे में दिया है। तो महापद्मन जो है 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश का स्थापना किया था और महापद्मन को एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि भी प्रदान किया जाता है। पाली ग्रंथ में इसको उग्रसेन भी कहा जाता है और पुराण में उसको परशुराम का दूसरा अवतार बताया जाता है, ठीक है। आगे इसमें देखिए महापद्मन ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध का विस्तार किया था। और ये बोला जाता है कि मगध का सर्वाधिक विस्तार जो है ना महापद्म के टाइम में ही हुआ था, राइट। और व्याकरण के जो प्रसिद्ध विद्वान है पाणिनि है, ये उन्हीं के समकालीन थे। प्लस इस वंश का अंतिम शासक जो है ना वो घनानंद हुआ था और घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने आक्रमण किया था। नंद वंश जो है आर्थिक और सैन्य रूप से काफी संबंध था और इनके डर से ही ऐसा माना जाता है कि सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। और घनानंद के दरबार में चाणक्य के नाम के जो ब्राह्मण थे उनका अपमान किया गया था, आपको याद होगा, और इसी का बदला उन्होंने लिया था और घनानंद की हत्या उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से करवा दिया था। और नंद वंश के पतन जो है के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश का स्थापना किया था गाइस। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आगे का मौर्य वंश आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट।
तो फ्रेंड्स, दिस इज सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर ले। और कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम आईडी और इंस्टाग्राम आईडी, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे भी जुड़ जाइए ताकि आपको सारे मटेरियल्स वगैरह मिलता रहेगा गाइस। तो ओके फ्रेंड्स, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।